हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इंडियन एएस 108 इंट्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर है इंडियन एएस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एमकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हो या और कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके अंदर इंडियन एएस 108 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप उसका इंट्रोडक्शन नहीं समझ पाओगे तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ने 5 to 6 मिनट्स का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है जिसको आप एक बार गो थ्रू करो तो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन एएस 108 व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो पहला पॉइंट जो दिया है इसका कोर प्रिंसिपल दिया है कि किस प्रिंसिपल पे ये इंडियन एएस डिपेंड करता है। तो ये कोर प्रिंसिपल ये है कि भाई इसको लाया क्यों गया गया है। इट इनेबल द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके जो यूज़र्स होते हैं उनको हेल्प करता है टू इवेलुएट द नेचर ऑन फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो वो कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है थ्रू ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट नाम से ही पता चल रहा है ना कि कहाँ कहाँ कंपनी ऑपरेट कर रही है, कौन कौन से सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर पता रहेगा तो ये यूज़र्स को हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटी कर रही है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ रिलायंस का। अगर रिलायंस का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओगे तो उसका एक बिज़नेस नहीं है, ऑयल का बिज़नेस नहीं है, उसका बहुत सारा बिज़नेस है। जियो है, फिर जियो सिनेमा है, बहुत सारे मतलब रिटेल सेक्टर है, बहुत सारा है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा रिलायंस का तो उसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट्स भी होंगे जिसमें बहुत सारे सेगमेंट होंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि रिलायंस वाला कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, किस किस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, जिससे क्या होगा, जो यूज़र्स होंगे उनको हेल्प होगा डिसीजन लेने के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये कोर प्रिंसिपल है इसका कि ऑपरेटिंग सेगमेंट को क्यों बनाया गया है, क्यों इंडियन एएस 108 को लेके आया गया है। आई बात समझ में? दूसरा जो इसका है स्कोप। स्कोप मतलब ये किसको अप्लाई होता है, तो ये वो कंपनीज को अप्लाई होता है जिनको इंडियन एएस अप्लाई होता है। ये थोड़ा अटपटा टाइप में है कि भाई जब इंडियन एएस 108 आप कर रहे हो ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो अगर कंपनी को एप्लीकेबल है इंडियन एएस तो ये एप्लीकेबल होगा उस कंपनी को। तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट जो दिया गया है कि इसके अंदर बताया गया है कि पेरेंट आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके भी वीडियो मैंने लिंक में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी। तो होल्डिंग कंपनी को पेरेंट बोलते हैं। अगर पेरेंट ने अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया मतलब दूसरी सब्सिडरी के साथ और अपना सेपरेट भी बनाया, तो ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का इन्फॉर्मेशन है ना वो कहाँ पे चाहिए, सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए। क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इन्फॉर्मेशन मिला तो सबका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो पेरेंट कंपनी जब अपना दोनों स्टेटमेंट बनाती है, सब्सिडरी के साथ भी बनाती है और सेपरेट भी बनाती है, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिटेल कहाँ होना चाहिए, कंसोलिडेटेड में होना चाहिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा अगर आपको ये पूरा डिटेल पता होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट दिया है। अब मेन स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट और रिपोर्टेबल। ये इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज़ हो जाता है मुंह से भी अपने, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट ए, ऑपरेटिंग सेगमेंट इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस है, रिलायंस है तो रिलायंस का एक पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है बिजनेस का, कंपनी का। ठीक है, अब वो कंपोनेंट कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंपोनेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो याद रखने का पहला पॉइंट कि इट में अर्न रेवेन्यू, वो और इनकर एक्सपेंसेस, मतलब वो अलग से अपना इनकम कमाती है और एक्सपेंसेस इनकर करती है। दूसरा, हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट आर रेगुलरली रिव्यूड बाय CODM, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। तो रिलायंस का कौन है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर,
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अनिल, ये अपना कौन है, मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी ये नहीं देखेगा कि भाई मिस्टर एक्स वाई जेड का सैलरी 2% बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ। वो ये देखेगा कौन से बिज़नेस को ओपन करना, कौन से बिज़नेस को क्लोज़ करना है, तो वो रिव्यू करता है। तो रिव्यू मतलब कि भाई वो बिज़नेस प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर कोई रिव्यू करता है तो वो रिव्यू होना चाहिए, तभी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट में माना जाएगा। तो पहला कंडीशन, वो इनकम और रेवेन्यू अलग से कमाना चाहिए। उसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिसीजन मेकर जो रहेगा, उसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। एंटिटी का बोला गया है, एंटिटी। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो होता है वो एंटिटी का एक पार्ट होता है। तो एंटिटी का जो ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होगा, वो मुकेश अंबानी को याद रखने का आप। ठीक है। तो पहला, रेवेन्यू अर्न करना चाहिए, एक्सपेंसेस इनकर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। और थर्ड वाला, फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब उसका अलग से, इन शॉर्ट बोलना जाए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, कि उसका पर्टिकुलरली मतलब खुद का रिटर्न फाइलिंग होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट एकदम इंडिविजुअली सेपरेटली होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो समझ जाने का कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एमकॉम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट कब माना जाएगा? जब वो रेवेन्यू इनकर करे, रेवेन्यू कमाए, एक्सपेंसेस इनकर करे, वो रिव्यू बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होना चाहिए। तीसरा, उसका डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल और सेपरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरे से कंबाइंड नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो कंबाइंड हो जाता है, लेकिन उसका अलग से सब डेटा होना चाहिए। तो ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट में भी एग्रीगेटेड इनटू ए सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। मैंने देखो यहाँ पे वर्सेस दिया है, ऐसा कोई ऑफिशियली दिया नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। 2 या 2 से ज़्यादा अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट है, एग्रीगेट कर देंगे, उसको कंबाइन कर देंगे, सेपरेट मत रखो। कब मत सेपरेट रखो? मतलब 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट चल रहे साइड बाय साइड, ठीक है, उसको कंबाइंड कर दो। कब कंबाइंड करोगे? एक सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट में, अगर वो कंसिस्टेंट है कोर प्रिंसिपल पे। अब बोलेंगे सर कोर प्रिंसिपल क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था, कोर प्रिंसिपल क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उनका सेम होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये क्या? तो एग्जांपल के तौर पे आपकी दो वो है बैंक्स हैं, ठीक है, दोनों की बैंक की एक्टिविटी सेम है, बराबर है, तो सेम रहेगा तो उन दोनों को कंबाइंड कर दो। तो बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंबाइन कर देंगे अगर उनके कोर प्रिंसिपल कंसिस्टेंट रहेंगे तो। दूसरा, हैविंग सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आपके प्रिंसिपल सेम रहेंगे तो उनकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों बैंक हैं, तो बैंक का काम ही है पैसे को लेना, पैसे को देना, लोन देना, लोन लेना, लोन पे इंटरेस्ट देना, वो सब देना, तो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होने चाहिए। तीसरा, सिमिलर होना चाहिए जो प्रोडक्ट वो बेच रहे, सर्विस दे रहे, प्रोडक्शन प्रोसेस जो यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर जो है उनके, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, वो सब सेम होना चाहिए। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, 2 बैंक है, 3 बैंक है, कंबाइन कर दो। तो आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट को एक ऑपरेटिंग सेगमेंट बना लेंगे अगर उनके कोर प्रिंसिपल सेम होंगे, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेम होंगे, तो उनको एक कर देने का। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आता है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सी पार्ट, ऑपरेटिंग सेगमेंट बिकम रिपोर्टेबल। ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में तो देखा, अब वो रिपोर्टेबल कब होगा? रिपोर्ट कब करना है उसको कि भाई ये मेरा ऑपरेटिंग सेगमेंट है? जब वो एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई, सब नहीं, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, रिपोर्टेबल रेवेन्यू इज़ 10% और मोर, मतलब रिलायंस वाले का टोटल रेवेन्यू आया 100 करोड़, तो अगर जियो का 10% से ज़्यादा 100 करोड़ का है तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि जियो सिनेमा का रेवेन्यू आ गया 12%, तो 12% ऑफ 100 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 10% से ज़्यादा है, तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो 10% का कैटेगरी याद रखने का। ठीक है, ऐसे रेवेन्यू है, एसेट है और प्रॉफिट और लॉस है। देखो सेकंड वाला एसेट, टोटल एसेट का 10% से ज़्यादा होगा
कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट का, तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। और थर्ड, प्रॉफिट और लॉस, ये थोड़ा यूनिक है, याद रखना। रिपोर्टेबल प्रॉफिट और लॉस 10% से ज़्यादा होना चाहिए कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस से। अब अगर किसी किसी के मतलब उसके पास 10 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, 3 में लॉस है, 7 में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का अलग टोटल करने का और लॉस का अलग टोटल करने का और उन दोनों में से ग्रेटर लेने का। आई बात समझ में? प्रॉफिट 7 सेगमेंट का जो प्रॉफिट होगा उसका टोटल और 3 सेगमेंट का जो लॉस होगा उसका टोटल, दोनों के टोटल को कंपेयर करने का। जो भी बड़ा होगा अमाउंट में, वहाँ पे ये नहीं देखने का वो माइनस में प्लस में, अमाउंट में जो भी बड़ा होगा वो उस अमाउंट के बेस पे 10% लेने का, उस अमाउंट के बेस पे 10% लेने का। ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये रिपोर्टेबल रेवेन्यू, एसेट और प्रॉफिट और लॉस 10% से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और थ्योरी में भी। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अगर इतना समझ में आया तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको गो थ्रू करो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे और जो भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।